जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं, जो है बजट 2021-22 का बजट जैसा कि आ गया है और इससे संबंधित प्रश्न आपको यूपीएससी, बीपीएससी हर एक स्टेट पीसीएस वगैरह में मिल जाएगा। तो इसे हम अच्छे से करेंगे, लेकिन वही महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट व्यू से रेलिवेंट है आपका। इसलिए हम वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें कवर करेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा बल्कि ना हो और आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट जो है, यह बजट शब्द आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहीं भी नहीं मिलेगा। बजट नहीं लिखा हुआ होता है। ये बजट जो है फ्रांस वर्ड होता है बुगेट, उससे लिया गया है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम जानते हैं हमारे यहाँ जब ब्रिटिश एरा था, ब्रिटिश लोग का शासन था, तो वो चमड़े के एक बैग जो होते थे उसमें बजट पेश करते थे और उस चमड़े के बैग को कहा जाता है फ्रांस में बुगेट। तो ये वहां से लिया गया है फ्रांस। ऐसे तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इसलिए आपको मैंने बता दिया। तो संविधान में क्या है? संविधान में हमारा 112 आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है आर्टिकल 112 में, 112 में, जिसका हिंदी में अगर आप देखें तो वार्षिक आर्थिक विवरण कहा जाता है इसको। बजट जो होता है यह हमेशा ही आने वाला वर्ष है, जो आगामी वर्ष है, जो फाइनेंशियल ईयर हमारा है। यानी कि अगर आप देखें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो आगामी जो होगा, यानी कि हमारा 2021 का अप्रैल से लेकर 2022 के मार्च तक जो खर्च होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, उसी का विवरण होता है बजट में। कितने पैसे खर्च होंगे वो होता है। तो ये बजट होता है, आप समझ लें। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम देखें तो इस बार का जो अनुमानित एक्सपेंडिचर किया गया है, यानी बजट जो है वह है 34,83,236 करोड़। टोटल जो एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया गया वो है 34,83,236 करोड़। और वहीं पे अगर हम देखें नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान है, तो यह है 14.4%, 14.4% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में हम जो इन्फ्लेशन होता है उसे माइनस नहीं करते हैं, तो यह आप ध्यान रखेंगे। वहीं फिजिकल डेफिसिट जो है वह जो पिछला साल था उसमें 9.5 रहा और ये 2022 में 6.8 रहने का, 6.8% ऑफ जीडीपी रहने का आपका फिजिकल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा आपका 6.8% ऑफ जीडीपी 2022 में रहने का अनुमान किया गया। वहीं इस साल यह 9.5%, बहुत ज्यादा। जबकि पिछले वर्ष, पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह 3.5% ऑफ जीडीपी था और वहीं सरकार का लक्ष्य था कि इसे 3 से कम किया जाए, यानी 3% ऑफ जीडीपी से भी कम किया जाए फिजिकल डेफिसिट को, राजकोषीय घाटा को, जो अभी तो संभव नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कोविड-19 और कोरोना वायरस को लेकर जो पैंडेमिक पूरा फैला, लॉकडाउन वगैरह लगा, तो फिजिकल डेफिसिट जो था ये बहुत ही ज्यादा आपका बढ़ गया। अब एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो पेपरलेस जो है बजट पेश किया गया। पहले क्या था, जो वित्त मंत्री होते थे वो ऐसा एक बहुत सारा पेपर पोथी लेके चलते थे और उसे एक चमड़े के बैग में लेके चलते थे। पिछले वर्ष निर्मला सीतारमण ने क्या किया था, हमारी वित्त मंत्री ने, कि जो बही खाता जैसा होता है, लाल रंग के एक कपड़े में बांध के लाई थी बही खाता के रूप में। और इस साल जो है वो एक टैबलेट में लाया, यानी कि सॉफ्टवेयर जो था उसमें। तो ये पेपरलेस था, कोई पेपर नहीं बल्कि डिजिटली इसे पेश किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जब डिजिटली पेश किया गया है, बिल्कुल पेपरलेस पेश किया गया। और आम जनता जो है ये बजट को देख सकती है, समझ सकती है। उसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे आम लोग भी इसे देख सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि निर्मला सीतारमण जो है वो पहली महिला हो गई है जो फुल टाइम 2 बार से बजट पेश कर रही हैं। और पिछले वर्ष जब बजट पेश की थी इन्होंने, तो वो आज तक का सबसे लंबा बजट भाषण था, बहुत देर का वो लंबा भाषण दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ अब बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम क्वेश्चन आते हैं, वहीं मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो आप देखिए कि सरकार को जो है रेवेन्यू जो है वो आते कहां से और सबसे ज्यादा किन मदों से आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पैसे यानी रुपये कहां से आएंगे, पैसे आते कहां से, ये ध्यान रखिए। तो सबसे ज्यादा जो आते हैं वो बोरोइंग से आते हैं, यानी उधार और अन्य देयता जो होते हैं बोरोइंग से आते हैं, उधार से आते हैं।
सरकार बहुत तरह से उधार लेती है, मार्केट से लेती है और बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम वगैरह से भी उधार लेती है। तो 36% जो है यह बजट का जो 36% जो पैसा है वह बोरोइंग से आता है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा नंबर जो होता है वह है आपका 15%, ये तो आप रट लीजिए 15% जो है, क्योंकि जीएसटी से बहुत ही क्वेश्चन लगातार आते रह रहे हैं। तो जीडीपी का 15% जो है वह जीएसटी से आता है। वहीं इनकम टैक्स से आपका 14% आता है। उसके बाद 13% जो है कॉर्पोरेट टैक्स से। तो और नहीं तो ये चार तो आप लोग याद कर लीजिए एक दिन कि सबसे ज्यादा, ये तो याद ही रखना है कि उधार और अन्य देयता यानी बोरोइंग से आता है। उसके बाद जो है 15% जीएसटी से याद रखना है और 14% आपका इनकम टैक्स से। ये तीन हो गए सबसे ज्यादा जिससे आते हैं। उसके बाद 13% कॉर्पोरेट टैक्स से, 8% जो है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज वगैरह से आपके आते हैं। और इस तरह से आप ये चार्ट को देखेंगे तो इसमें सब बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 तक तो आपको याद रखना है। ये जो सबसे ज्यादा, उसके बाद जीएसटी का, उसके बाद इनकम टैक्स का। उसके बाद सरकार जो पैसा सबसे ज्यादा खर्च कहां करती है उसे हम देखें, यानी जो एक्सपेंडिचर है, पैसे जाते कहां हैं। तो सबसे ज्यादा आप देखिए यहां पे रिलेट कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर सरकार को पैसा बोरोइंग से आती है, उधार से आती है, ऋण लेने से आती है, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो इसलिए 20% जो है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। जो लोन लेती है सरकार उसके इंटरेस्ट पेमेंट में 20% सरकार का खर्च होता है। उसके बाद जो 16% है, 16% जो है, या आपका जो स्टेट्स हैं उनका जो टैक्सेस में, ड्यूटी में शेयर होता है, स्टेट्स को दे देती है पैसे सरकार, तो वो 16% वो पैसे देती है। उसके बाद 10% जो है, 10% जो है वो फाइनेंस कमीशन एंड अदर जो ट्रांसफर करती है फाइनेंस कमीशन को, वो जो खर्च करते हैं उसमें 10% होता है और 10% अदर एक्सपेंडिचर में। वहीं आपका जो सब्सिडीज मिलते हैं बहुत सारे, पेट्रोल पे, फलाना ढिमाका, ये सब जो आपको सब्सिडीज मिलते हैं उसमें 9% का खर्च आता है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होते हैं, जो भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम अलग होते हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अलग होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम का पूरा पैसा सेंटर से आता है, वहीं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होते हैं इसमें जो गवर्नमेंट होती है केंद्र में, सेंटर और स्टेट में आपस में बंटवारा होता है। ये 19-10 का हो सकता है, 80-20 या 50-50, इस तरह से ये शेयर करते हैं। तो इसमें 9% का खर्च आता है। वहीं 8% का खर्च डिफेंस पे, बहुत लोगों का ध्यान रहता है डिफेंस पे कितना, तो 8% ऑफ जीडीपी। वहीं पेंशन वगैरह देने में 5%। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट 3 जो आप देख लेंगे कि सबसे ज्यादा कहां खर्च करती है सरकार, तो इंटरेस्ट पेमेंट पे, जो लोन है उसका इंटरेस्ट चुकाने में, और 16% जो सेकेंड नंबर पे खर्च होता है वो स्टेट को उसका शेयर देने में, और 10% जो होता है वो फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर में। ये 3 आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। उसके बाद हम अब बजट को देखते हैं। बजट का थीम देख लेते हैं। बजट का थीम जो था वह था आत्मनिर्भर भारत। आप ये जानते हैं आत्मनिर्भर भारत मोदी सरकार ने, मतलब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनाने की योजना, तो वही आत्मनिर्भर भारत जो है इस बजट का थीम है। और एक और इसका थीम है साथ साथ में कि नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट का संकल्प, यानी कि लोकल फॉर वोकल करने की बात, वोकल फॉर लोकल करने की बात की गई है कि आपको नेशन फर्स्ट ध्यान में रखना है, उसके लिए संकल्प करना है। तो ये आपको थीम समझ में आ गया। उसके बाद सरकार ने जो है इस बार के बजट में 6 पिलर की बात की गई है। ये 6 पिलर्स की बात कही गई है, आपको इसे याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं कि बजट में 6 पिलर थे, इनमें से कौन नहीं है, तो आप उससे गड़बड़ हो जाएगा आपका। अगर 6 पिलर आपको याद नहीं रहता है तो आपको 6 पिलर आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो है इस 6 पिलर में से पहला जो है वह है हेल्थ एंड वेल बीइंग्स, स्वास्थ्य एवं कल्याण का बात कहा गया है, पहला पिलर। सेकंड पिलर जो है वह फिजिकल, फाइनेंशियल, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यह है भौतिक और वित्तीय पूंजी। सेकेंड पिलर इसकी बात कही गई है। और तीसरा पिलर जो है वह है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, यानी आकांक्षी भारत का समवेशी विकास। आप याद करते चलेंगे, इसे ध्यान रखना, इसे प्रश्न देखिएगा जरूर आएगा। चौथा जो है वह है री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, जो मानव पूंजी होता है, मानव पूंजी में नव जीवन का संचार, ये आपका चौथा पिलर है। पांचवा पिलर जो है वह है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। और लास्ट और छठा पिलर जो है वह है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है ये सारी इसमें आ सकती है, क्योंकि सरकार अपना जो गवर्नमेंट
जो है वह मिनिमम रखना चाहती है और गवर्नेंस ज्यादा रखना चाहती है। तो ये 6 पिलर आप लोग अच्छे तरह से याद कर लेंगे। सरकार ने एक बात और कही है फाइनेंस बिल पेश करते समय, ये जो आपका बजट पेश करते समय, कि ये जो बजट पेश हो रहा है पिछले वर्ष जो कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत सारे रिलीफ पैकेज अनाउंस किए गए, उनमें जो उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म देखना चाहिए, वो मिनी बजट के रूप में उसे देखना चाहिए और उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म इसमें देखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसों का खर्च हुआ था जैसा कि आप जानते हैं। और आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम लॉन्च किया गया था उसमें जो है 27.1 लाख करोड़ का ये पैकेज अनाउंस किया गया था और यह 13% ऑफ जीडीपी था। जीडीपी का 13% था जो बहुत सारे पैकेजेस पिछले साल अनाउंस किए गए। और आत्मनिर्भर भारत के अगर देखा जाए, आत्मनिर्भर भारत जो इसमें स्कीम लॉन्च किया गया, इसमें 9% जीडीपी का खर्च हुआ और आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों के जो स्कीम्स अगर इसमें मिला दिया जाए तो 15% ऑफ जीडीपी खर्च हुआ है। इसलिए सरकार कह रही है कि पिछले वर्ष में जो भी पैकेजेज अनाउंस किए गए उसे मिनी बजट के रूप में देखना चाहिए। तो ये बजट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब एक एक करके हम, जैसे कि एग्रीकल्चर में या फिर आपका एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, सबसे इंपॉर्टेंट इस बार स्वास्थ्य वाला है क्योंकि उसी में कुछ कुछ नई बातें हैं, बाकी तो कुछ उतना नया नहीं है, तो वो हम लोग अभी चर्चा करते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में अगर हम देखें तो पहले काफी कम अलॉटमेंट होते थे हेल्थ सेक्टर में, जैसा कि आप जानते हैं 2% से भी कम होता था, लेकिन इस बार जो है 2.5% यानी 2.5% ऑफ जीडीपी आपका अलॉटमेंट हुआ है हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य विभाग में आपका। और यह अगर रुपए के टर्म में देखें तो 2,23,846, यहाँ पे देखिए 2,23,846 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और अगर 2019 के बजट की तुलना में देखें तो 137% का हाइक हुआ, 137% इंक्रीज हुआ है, जो बहुत ज्यादा है। मेन जो इसमें योजना लॉन्च की गई है, आप इसको एकदम याद रखिएगा, प्रश्न इससे आने का बहुत संभावना है, कि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। और इसमें कितने रुपए आवंटित किए गए हैं यह भी आपको याद रखना है, प्रश्न इससे बन सकता है कि 64,180 करोड़ रुपए आपका आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च किया गया है, उसके लिए आवंटित किया गया है। बहुत सारे इसमें स्कीम्स चलाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किए जाएंगे हेल्थ सेक्टर में, और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। वहीं आपका 17,000 रूरल और 11,000 अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, जो 17,000 आपका ग्रामीण क्षेत्र में, वहीं 11,000 आपका शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। और इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स का निर्माण किया जाएगा, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ का निर्माण किया जाएगा। ईच डिस्ट्रिक्ट, देश के सभी जिलों में इसका निर्माण किया जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेटेड जो है पब्लिक हेल्थ लैब्स हर जिले में बनाने की बात कही गई है। क्वेश्चन आ सकता है हर एक स्टेट में, तो नहीं, ये हर एक स्टेट नहीं बल्कि ईच डिस्ट्रिक्ट में बनाने की बात की गई है। वहीं जो कोविड-19 का वैक्सीन जो आया है उसके लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और ऐसा भरोसा दिलाया है कि अगर और खर्च आएगा तो और भी इसमें ट्रांसफर किया जाएगा और भी पैसे आवंटित किए जाएंगे। तो कोविड-19 के वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ आपको ध्यान रखना है। वहीं पे जो हेल्थ सेक्टर में नेशनल कमीशन फॉर एलिड हेल्थ प्रोफेशनल बिल लेकर आएगी सरकार, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड और एलिड सेक्टर्स होते हैं डिफरेंट, उसके लिए ये बिल लाया जाएगा। और वहीं नर्सिंग और मिडवाइफरी के लिए भी एक कमीशन की गठन करने के लिए बिल लेकर आया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो चलता था और पोषण अभियान चलता था, इन दोनों को मर्ज करके मिशन पोषण 2.0 की आपको ये बनाया जाएगा, मिशन पोषण 2.1। और इसमें बच्चों का जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। वहीं जो डिलीवरी होती है उसे और ज्यादा इंस्टीट्यूशनल करने की इस सब पे कदम उठाया जाएगा। तो ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को ऐड करके आपका मिशन पोषण 2.0 बनाया गया। ये आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि मिशन पोषण 2.0 जो है वो किसको किसको मिलकर बनाया गया है, तो आप बोलेंगे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान, इन दोनों के मर्जर से ये बना है। वहीं जल जीवन मिशन शहरी जो है उसके लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें कि अर्बन क्षेत्र में सभी जगह आपको नल से जल पहुंचाने की बात की गई है। वहीं यूनिवर्सल वाटर सप्लाई करने की बात कही गई है, जिसमें कि आपका 4,378 जो अर्बन बॉडीज है, अर्बन बॉडीज होते हैं, जो भी सरकारी ऑफिस होते हैं, वहां पे ये जल कनेक्शन वगैरह जोड़ने की बात कही गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट
की जाएगी। ये जो लिक्विड होते हैं, जो पानी होते हैं आपका गंदे नाले के पानी और ये टॉयलेटरीज वगैरह से, तो इन सब का मैनेजमेंट करने के लिए 500 जो अमृत सिटी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट वाले पे मैं गौर आपको करवा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो आप एकदम भौचक्का हो जाते कहां से ये आया है। तो इस तरह से अगर पूछेगा कि आपका कितने अमृत सिटीज में आपका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस बार बजट में पेशकश की गई है, तो 500 अमृत सिटीज में इसे की जाएगी। वहीं अर्बन स्वच्छ भारत मिशन जो है 2.0 लॉन्च किया जाएगा। पहले जो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था तो इसमें मेन मकसद शौचालय बनाने का था, लेकिन जो लोग बाहर शौचालय करते हैं, खुले में शौच करते हैं, उनको रोकना था, शौचालय निर्माण था। लेकिन इस 2.0 मिशन में आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे चीजें इसमें, जैसे कि कूड़ा कचरा प्रबंधन तो है ही, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह बहुत सारे इसमें चीजें ऐड ऑन की गई है। वहीं एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 2217 करोड़ जो है 2217 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। अब हम एजुकेशन क्षेत्र में देख ले, जो शिक्षा के क्षेत्र में आपका कैसा रहा। बहुत ज्यादा नए बदलाव तो नहीं किए गए हैं इस बार के बजट में, क्योंकि इस बार का बजट आप अगर गौर से देखें तो कुछ बहुत ज्यादा नई चीजें नहीं लाई गई हैं, क्योंकि पिछले वर्ष जो था पूरा लॉकडाउन था, कोविड-19 था, देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन अभी जो है ये वी शेप्ड, ये भी आप याद रखेंगे, बता दे रहा हूं, छोटे एग्जाम में आपका स्टेट पीसीएस में आ सकता है कि ये जो रिकवरी हो रही है कैसी, तो वी शेप्ड हो रही है। जैसे कि पहले जो था, मान लीजिए ऐसे आपका चल रहा था ग्रोथ, उसके बाद आपका पेंडेमिक आया, तो ये जैसे मैं ग्राफ बना दे रहा है XY, तो ये ऐसे आपका मान लीजिए ग्रोथ चल रहा था, उसके बाद पेंडेमिक आई तो अचानक से आपका ग्रोथ पूरा नीचे चला गया, नेगेटिव में चला गया। लेकिन अब जो है ग्रोथ अचानक से फिर से हाइक कर रहा है, तो ये जो वी शेप बन रहा है ग्रोथ का, इसे ही बोलते हैं वी शेप्ड ग्रोथ। तो ये ऐसा आ रहा है, आपका रिकवरी हो रही है वी शेप्ड फॉर्म में, तो जो कि काफी अच्छा है। तो इसलिए पिछले वर्ष पैंडेमिक पूरा फैला रहा, आप जानते ही है, तो उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। जो बजट है वो भी बहुत सारी नई चीजों से नहीं भरी हुई है, बल्कि कुछ कुछ चीजें हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में हम देखें तो काफी नई बातें तो नहीं है, लेकिन कितना जीडीपी का इसमें आवंटित किया गया है, तो अभी तक का सबसे ज्यादा 3.5% किया गया है, ये आप याद रखेंगे। और वहीं पे 15,000 स्कूल्स जो बनाने की बात की गई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी, नई शिक्षा नीति के आधार पे, जिसमें क्वालिटेटिव ग्रोथ की बात की गई थी बच्चों की और सर्वांगीण विकास की बात की गई थी, तो उसके लिए 15,000 नए स्कूलों का आपका स्थापना किया जाएगा। और 100 न्यू सैनिक स्कूल जो होते हैं, उसे 100 नए सैनिक स्कूल की भी स्थापना की जाएगी। वहीं पे 750 जो है 750 एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल जो होती है, जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज होते हैं, वहां जो ये रेसिडेंशियल स्कूल खोले जाते हैं, उसे 750 जो खोले जाएंगे, उसके लिए हर एक स्कूल को 38 करोड़ रुपए का आवंटन होगा, जो ये एकलव्य स्कूल है। और अगर कोई बहुत ही सुदूर प्रांत में है, बहुत ही ऐसा दुर्गम स्थल है, तो उसके लिए 48 करोड़ रुपए भी मिल सकते हैं। इसके अलावा नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का स्थापना किया जाएगा, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। ये आप यही मेन जो पॉइंट्स थे एजुकेशन में बता दिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था। आगे हम इंडस्ट्रियल के बारे में देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो थे, उसके लिए 1.97 लाख 1.97 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो 5 साल तक के लिए, ये 5 साल के लिए वैलिड है। वहीं पे मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल आपका पार्क का निर्माण किया जाएगा, आपका मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, और इसे आपका जो एक्सपोर्ट हब बनाने की कोशिश की जाएगी। और टेक्सटाइल क्षेत्र में आपका चैंपियंस बनाने की बात की गई है इसमें आपका बजट में। वहीं पे अगर आप देखें तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा एक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, और उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं पे आपका 7,000 करोड़ का एसेट ट्रांसफर किया गया है PGCIL को, और जो 5 ऑपरेशनल रोड्स थे उसे NHI को ट्रांसफर किया गया है। वहीं पे रेलवे का जो फ्रीट कॉरिडोर है उसे अब चालू कर दिया जाएगा, और एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने, कुछ एयरपोर्ट्स जो हैं उसके मेंटेनेंस वगैरह को प्राइवेटाइज करने की बात की गई है। और
ये जो फ्रीट कॉरिडोर है इसे भी प्राइवेटाइज करने का पहल किया गया है। वहीं पे सरकार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, हालांकि कोविड-19 के वजह से जैसा कि हम देखते हैं आर्थिक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे सरकार को बाद में पैसे मिलते हैं, फायदा होता है। जैसे किसी को अगर लोन दिया तो उससे वापस उसका इंटरेस्ट मिलेगा सरकार को। इस तरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इसमें 34.5 यानी कि 34.5% का इंक्रीज किया गया है इसमें। और वहीं पे अगर पैसे में देखें तो 5.54 लाख करोड़ इसमें अलॉटमेंट किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आने का फुल चांस है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा रेलवे बोर्ड गॉज रूट का। ये आप ध्यान रखेंगे कि कब तक, मेन इसमें बात है कि ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कब तक किया जाएगा, तो दिसंबर 2023 तक ये कर दिया जाएगा। ये आप एकदम ध्यान में रखेंगे। और 7 पोर्ट्स प्रोजेक्ट को पीपीपी मोड्स में आपको बनाया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में 7 पोर्ट्स को, और इसके लिए सरकार जो है 2000 करोड़ रुपए आवंटित की है। ये आप ध्यान रखेंगे। बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें तो बैंकिंग सेक्टर में जो इंश्योरेंस एक्ट था 1938 का, उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। पहले जो था, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, एफडीआई था, वो ज्यादा से ज्यादा 49% तक ही कर सकते थे, यानी कि 49% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता था इन इंश्योरेंस कंपनीज में। लेकिन अब इसे बढ़ा के 74% कर दिया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कितना किया गया है, तो 74% इसे कर दिया गया। यानी कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है उसमें 74% स्टेक जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू किया जा सकता है, यानी फॉरेन ओनरशिप हो सकती है। अब ये बात आप ध्यान रखेंगे। वहीं पे जो सरफेसाई एक्ट जो था 2002 का, इसमें जो लोन साइज जो था, पहले क्या था कि 50 लाख से ऊपर का लोन रहता था तो ये एक्ट लगाया जाता था और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब इसे घटाकर 20 लाख करोड़ ही कर दिया गया है। 20 लाख करोड़ नहीं, 20 लाख कर दिया गया। यानी इससे ज्यादा आप लेते हैं तो आप पे ये, और आप गबन कर देते हैं या मतलब कि आप लेके भाग जाते हैं, तो उस तरह का मतलब, तो इस पे आप पे ये एक्ट चलाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसे कितना किया गया है, तो 20 लाख इसका न्यूनतम कर दिया गया है। मिनिमम लोन साइज जो है 20 लाख। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट्स को। उसके बाद जो था आपका एक ज्यादा कुछ तो टैक्स स्लैब जो था वो कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। पिछले साल जो टैक्स स्लैब था वही टैक्स स्लैब रखा गया है। लेकिन एक चीज इसमें किया गया कि 75 ईयर से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अब जरूरत नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है एज कि कितने रहेगा, ऑप्शन में 65, 60 इस तरह का, तो आप गड़बड़ कर सकते हैं। ये है 75 ईयर्स के ऊपर के, 75 या उससे ऊपर के जो भी सीनियर सिटीजन्स होंगे उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। डिफेंस में कुछ भी इतना नया नहीं हुआ है। आप एक चीज याद रख सकते हैं कि इसमें मैंने आपको बताया था कि 8% का अलॉटमेंट हुआ है, और वो कितना है, तो 4,78,195.62 करोड़। ये अगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछा तो आप इसे याद कर सकते हैं। वहीं एग्रीकल्चर में इतना एजुटेशन है, फिर भी बहुत कुछ एग्रीकल्चर में नहीं हुआ है। सरकार ने एमएसपी की बात की गई है, बहुत सारे फसलों पे बताया। मैं वीट पे बता दे रहा हूं क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा में अभी बहुत ज्यादा एजुटेशन चल रहा है। तो सरकार ने बोला है कि 75,060 करोड़ रुपए एमएसपी दी गई है वीट पे। वहीं पे पीएम किसान जो फंड था, जिसमें 6,000 वार्षिक दिया जाता था एक किसान को, प्रति किसान, तो उसे कंप्लीट उसका जो फंड था उसका यूज कर दिया गया है, यानी सबको पैसे दे दिए गए हैं, फंड ट्रांसफर हो गया है। और जो टारगेट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है टारगेटेड, उसके लिए 16.5 लाख करोड़, 16.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। मेनली यह टारगेटेड होगा एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी वगैरह को डेवलपमेंट के लिए। तो ये आप 16.5 लाख करोड़ जो है ये आप याद रखेंगे कि ये टारगेटेड जो डेवलपमेंट है उसके लिए रखा गया है, और एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी वगैरह के लिए ये किया जाएगा। वहीं पे 1000 मंडी जो है, 1000 मंडी को ई नाम पोर्टल से जोड़ा जाएगा। ये भी याद रखेंगे आप कि 1000 मंडी जो है वो ई नाम पोर्टल से जोड़ा जाएगा। और एपीएमसी जो था, एपीएमसी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से इसको पैसे दिए जाएंगे ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाए एपीएमसी इसका। तो ये था आपका बजट से जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। वैसे तो बहुत चीजें बातें हैं,
लेकिन मैं आपको सिर्फ वही बातें बता रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने का जिसका बहुत संभावना है। तो एक दो बार आप लोग इसे देखेंगे और याद कर लेंगे। और बजट संबंधी प्रश्नों का एक मैं अगला सीरीज एक लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें इससे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं वो एमसीक्यू के फॉर्म में मैं लेकर आऊंगा। तो आप जुड़े रहें और इस वीडियो को अगर पसंद आया तो आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले। बहुत से बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग सब्सक्राइब करें, फैलाएं, तो काफी अच्छा लगता है मुझे भी। और ये आपका बजट था, आप लोग पढ़ाई करें।